हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले आर्य समाज के बारे में, जहां हम डिस्कशन करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की, कैसे रिलीजियस काम करेंगे और किस तरीके से ये नेशनलिज्म की भावनाओं को डेवलप करेंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी। देखो, सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर है जो बॉम्बे वाले रीजन में हमें एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड जनरेशन अगर हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दूसरे स्वामी विवेकानंद जी, तो इनका जो पीरियड रहे वो उन दोनों के बीच में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी 1850s के पीरियड में, और अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो वो 1890s के पीरियड में एक्टिव थे। ये 1870s के पीरियड में हमें एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। मतलब इन दोनों के बीच का जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है, उनके बीच में जो सोशल रिफॉर्म का काम करेंगे वो यही होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने इस टाइम पर तीन मुद्दे उठाए। पहला रिलीजियस रिफॉर्म को लेकर, रिलीजियस रिफॉर्म्स, दूसरे सोशल रिफॉर्म्स को लेकर, और तीसरा नेशनलिज्म की भावनाओं को डेवलप करने के लिए। नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहेंगे कि इंडिया इंडियंस का ही है, उसके ऊपर जो दूसरे लोग हैं वो बेफालतू में बैठे हैं, हमें उनको बाहर निकालना चाहिए और हमें अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन काम करेंगे। ठीक है, कैसे होगा सारी चीजें समझेंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिर ये कौन है, किस तरीके से ये नॉलेज लेंगे और किस तरीके से ये अवेयर करने की कोशिश करेंगे सोसाइटी को। ठीक है, चलो। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, क्या ये इनका एक्चुअल नाम है? नहीं, इनका एक्चुअल नाम है, वो है मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। इनका बर्थ होता है, वो होता है 1824 में। कहां होता है? गुजरात में। गुजरात के मोरबी में इनका जन्म होता है। वहां से ये चीजें सीखना शुरू करेंगे। जब ये 21 साल के थे, 21 ईयर्स, तो इन्होंने अपने घर को छोड़ा और घर को छोड़ के ये बाहर निकलते हैं और वहां पे जाके, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको सच्चाई पता चले, ट्रूथ की खोज में। अब क्यों निकले? तो एक्चुअल क्या हुआ, इन्होंने, इनके साथ एक इंसिडेंस होता है। ये बैठे हुए पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते इन्होंने प्रसाद लिया और वो भगवान की मूर्ति के सामने रखा। अब ये पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो प्रसाद चढ़ाया है वो चढ़ाया भगवान को कि भगवान खाएंगे। इन्होंने देखा एक चूहा आ रहा है और वो चूहा उस प्रसाद को खा गया। अब ये बैठ के सोच रहे हैं कि हम जो सब कुछ अपना छोड़ के भगवान को दे रहे हैं, कि हमने सब कुछ अपना इनके चरणों में समर्पण कर दिया कि भगवान देखेंगे, भगवान करेंगे, जो भी करेंगे, जो भी करता है वो भगवान ही करता है। हम हर बार यही सुनते आए हैं। भगवान अपने खुद के खाने की तो रक्षा नहीं कर पा रहे, उसको तो बचा नहीं पा रहे, उसको तो एक चूहा खा के जा रहा है। तो ये हमें कौन होते बचाने वाले और कैसे बचाएंगे? क्या ये जो मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? इस चीज की खोज में ये घर को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझे सच जानना है, ट्रूथ की खोज में, और ये बाहर निकलते हैं। तो 21 साल की एज में, मतलब 1845 में ये घर से बाहर निकले। वहां पे ये अपने गुरु को ढूंढने चलते हैं। तो सबसे पहले इन्हें मिले गुरु संपूर्णानंद। उनके पास इन्होंने डिस्कशन किया, उनसे कुछ बातें सीखी। वहां पे ये 3-4 साल रहे उनके साथ में। तो यहां से उन्हें अपना नाम मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इनके पास से इनको नाम मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद ये और आगे निकले, वहां से इनको मिलते गुरु विरजानंद। ठीक है, ये एक्चुअल में अंधे हैं, इनकी आंखें नहीं है, और इनके साथ में बैठ के इन्होंने डिस्कशन किया। यहां से इनको वेदों की नॉलेज मिलती है।
यहां से ये वेद पढ़ना शुरू करते हैं, वेदों को रीइंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। जब ये वेदों को पढ़ रहे हैं तो उनसे इन्हें बहुत सारी चीजें देखने को और समझने को मिलती है। ये क्या देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमारी सोसाइटी है वो बिल्कुल अपोजिट कर रही है जैसा वेद बताते हैं। जो वेद बता रहे हैं वो तो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं कर रहे, जबकि हमारी सोसाइटी है वो तो सारे के सारे काम, जो भी काम है वो इसके अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बात करें तो विमेन डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे विडो रीमैरिज की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, जहां पे विमेन्स को एजुकेशन का राइट नहीं है, विमेन्स को प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, कोई भी राइट नहीं है, जबकि वेद ऐसा कुछ कहते ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं रिलीजन को लेके तो यहां पे भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। रिलीजन, हमारे रिलीजन में पॉलीथिज्म है, हमारे रिलीजन में रिचुअल्स है, आइडोलेट्री है, बहुत सारे, एक तरीके से हम ये कह दें पॉलीथिज्म है। तो ये सारी की सारी चीजें जब वो वेदास को रीइंटरप्रेट कर रहे हैं तो उनसे इनको समझ आ रहा है कि जो सोसाइटी है हमें इसको बदलना पड़ेगा, इसमें चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो सारे का सारा चेंज आएगा वेदास की तरफ जाने से। इन्होंने बोला कि वेदों को पढ़ो, उनको समझो, उनको जानना है। ठीक है, तो इसके लिए ये सबसे पहले रिलीजन के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि हमें रिलीजन में चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन रिलीजन में आइडोलेट्री को लेकर उठाया कि ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से पॉलीथिज्म आ रहा है। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई ये कैसे कह सकते हो आप? तो बोला देखो, अगर हम बात करते हैं वैदिक एज की, जहां पे वेद क्रिएट हुए, वेदास को बनाया गया, वहां पे लोग एक्चुअल में नेचर वर्शिप करते हैं। नेचर वर्शिप, ठीक है, नेचर वर्शिप मतलब अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे, लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों से हमें छांव मिल रही है, इनसे हमें लकड़ियां मिल रही है, इनसे हमें खाने को फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो लोग मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, धरती माँ की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती से ही जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो सारे का सारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से हम किस पे डिपेंडेंट है? सॉइल पे, मिट्टी पे। तो ये लोग उस टाइम में किसकी पूजा कर रहे हैं? मिट्टी की। आसमान की पूजा कर रहे हैं, आकाश देवता की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आकाश से बारिश हो रही है। तो लोग नेचुरल चीजों की, ठीक है, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो नेचर वर्शिप को वहां पे फॉलो किया जाता है। वहां पे कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारे यहाँ पे 1000 भगवान है, नहीं। नेचर में जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लोग उनको पूज रहे हैं। इसलिए वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पे कहीं भी हमें कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। हमें कहीं भी हमें रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता। कहीं भी हमें विमेन डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता। वो कहते हैं विमेन्स को एजुकेशन का राइट है, वहां पे विमेन्स को रीमैरिज करने का भी राइट है, अपने लिए खुद से वर ढूंढने का, स्वयंवर कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का काम हमें वैदिक एज में देखने को मिलता है। तो फिर हम हमारी सोसाइटी में ये कैसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हमें इसको बदलना है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इसीलिए वो सबसे पहले रिलीजन में चेंज करने की कोशिश करेंगे और रिलीजन को लेकर वो मुद्दा उठाएंगे। पॉइंट क्लियर? तो हम सबसे पहला डिस्कशन करते हैं रिलीजन को लेकर, इसको समझते हैं और जानते हैं। देखो, ध्यान से समझना है, सब पॉइंट एकदम क्लियर होंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस इनको समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। (1845) से 1860s के पीरियड तक, 1860 तक, करीब ये 15 ईयर्स, ये सच जानने की खोज में ये बाहर निकलते हैं और ये चीजों को ढूंढते हैं, अपने गुरु से सीखते हैं, वेदों के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो रिलीजन में इन्होंने सबसे पहली बात करना शुरू किया, पहला पॉइंट, कि देखो जो भगवान है वो सुप्रीम है, बिल्कुल सुप्रीम है।
हम उसको मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आइडोलेट्री को नेग्लेक्ट करते हैं। हम ये चीज नहीं मान रहे। आपको इस चीज में भरोसा नहीं करना है कि हमें मूर्ति पूजा करनी है, नहीं, आप नेचर वर्शिप कीजिए, आप भगवान को मानना है मान लीजिए, लेकिन ये मत कीजिए। आप जितने भी आडंबर्स हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, ये मत करो, ये सब गलत है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोलना शुरू किया, इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम है वो वेदास है। आप वेदों की तरफ जाइए, वेदों की तरफ जाइए, गो बैक टू वेदास। इन्होंने स्लोगन दिया, गो बैक टू वेदास। इनको पढ़ो, इनको समझो, यहां से आपको बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको वो समझ आएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, वो सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के बेसिस पर इन्होंने बहुत सारे चेंज देखे, और वो चेंज क्या देखे, चेंज इस तरीके से देखते हैं कि उन्होंने देखा कि लोग अपने रिलीजन को चेंज कर रहे हैं, लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब 1860 में जब पूरी तरीके से अपनी नॉलेज ले लेते हैं, वहां से उसके बाद ये देखते हैं कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो उस टाइम में एक्टिव हैं। जैसे अगर हम बात करें तो केशव चंद्र सेन ये एक्टिव थे। 1872 में इनसे मुलाकात होती है इनकी कि भाई चलो, जैसे केशव चंद्र सेन काम कर रहे हैं, लोगों में पॉपुलैरिटी है, मुझे भी इनसे मिलना चाहिए। तो इनकी मुलाकात इनसे होती है, इनके साथ में बातें करते हैं, क्योंकि उस टाइम में ब्रह्म समाज था वो बहुत ज्यादा स्प्रेड है। तो ये सोच रहे कि हमें भी इनके साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो ये इनके साथ में मिलते हैं, ब्रह्म समाज में ये मिलने की कोशिश करते हैं। फिर इन्होंने देखा कि इनका जो पूरी तरीके से जो ध्यान है, जो फोकस है, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ है। वहां पे मिशनरीज आ रहे हैं। अब ये इस चीज को लेकर डाउट में हो जाता है कि भाई हम जिस काम को करने के लिए चल रहे हैं, हमारे वेदास हमारे लिए सर्वोपरि है, सुप्रीम है, वो हमें उनको मानना चाहिए। तो ये इनके रास्ते को फॉलो करने से इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई, हमें वहां नहीं जाना, हमें जिस रास्ते पे जाना है वो मेनली हिंदू रिलीजन है, हमें उसको फॉलो करना है। हमारे रिलीजन में क्या कमी है जहां से हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जाए। पॉइंट क्लियर है। लोग, बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने की बातें कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ में मिशनरीज बहुत ज्यादा जुड़ते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो इसके बाद इन्होंने देखा 1875 में प्रार्थना समाज निकल के आता है, ठीक है। तो प्रार्थना समाज में जाने की कोशिश करते हैं, वहां भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। फिर देखा कि वहां भी मैचिंग नहीं हो रही है, वहां भी बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए ये अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जिसको बोला गया आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में बोले हम अब से अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, जिसको इस्टेब्लिश करते हैं पंजाब में, बॉम्बे में इनको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया। बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया लाहौर, ठीक है। आर्य समाज की इंपैक्ट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में, जहां पे हम बात करें पंजाब की, जहां पे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है आर्य समाज की। बहुत सारे फॉलोअर्स इनके साथ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला कि देखो भाई, इसके साथ हम एक नया मोमेंट चलाते हैं, और वो मोमेंट है शुद्धि मोमेंट। शुद्धि मोमेंट का मतलब क्या है? शुद्धि मोमेंट का मतलब है कि देखो, अपने आप को शुद्ध करना। जैसे हम कई बार ये बोल देते हैं ना कि भाई गंगा जी में जाके डुबकी लगा ले, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा बोल देते हैं, हम जनरली बोल देते हैं कि किसी ने इतने पाप कर रखे, बोल जाके एक बार एक काम कर, गंगा जी में डुबकी लगा लो, आपके जितने भी पाप है वो सारे के सारे धुल जाएंगे। वैसा ही शुद्धि मोमेंट है। इन्होंने बोला कि जो लोग अपने एक्चुअल रूट को भूल रहे हैं, उनका जो एक्चुअल रूट है, उनका रूट क्या है? हिंदू जो रिलीजन है, जहां पे वो वेदास, उनको सीखना चाहिए। हम उस रूट को भूलकर हम दूसरे रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हमें अपना रूट नहीं भूलना है, वापस उनकी तरफ लौट के आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने चलाया शुद्धि मोमेंट। पॉइंट क्लियर?
पॉइंट क्लियर है। इसी के बेसिस पर केशव चंद्र सेन से ये मोटिवेट होते हैं, इनसे देखा कि भाई हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे जो थॉट्स हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूं जहां से जो सच्चाई है उसको हाईलाइट किया जाए। मैं जो लाइट डालने की कोशिश कर रहा हूं वो सच्चाई को उजागर करने की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? सत्यार्थ प्रकाश का मतलब है कि मैं लाइट जो डालने की कोशिश कर रहा हूं, थ्रोइंग लाइट ऑन ट्रुथ। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी। दूसरी है वेद भाष्य। वेद भाष्य, वेदों की क्या भाषा है उसको इंटरप्रेट किया, उसको लिखा कि वेद क्या बताना चाहते हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, उनके बारे में मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा बातों को। इनके साथ में लोग बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा। क्यों? उसके पीछे रीजन है लोकल लैंग्वेज में प्रीच करना। लोकल लैंग्वेज में ये जो भी प्रीचिंग कर रहे हैं, जो भी ये लोगों को बता रहे हैं, जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाने की, लोगों तक लोकल लैंग्वेज में बात करके लोगों तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात ये है, इस तरीके से आपको समझनी चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट क्लियर? इसी के बेसिस पर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला कि ये जो प्रीस्टली क्लास है, प्रीस्टली क्लास, इसका भी कोई रोल नहीं है, हटाइए इसको, कोई जरूरत नहीं है। आप इनको बीच में, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन देते हैं, अपने हिसाब से सोसाइटी को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। जो चेंज करना है वो ये बात वेद नहीं बता रहे, वेदाज में ऐसा कुछ नहीं है। ये चेंज करते हैं और फिर वो सोसाइटी पर थोपने की कोशिश करते हैं। आपको इनके बेसिस पर नहीं चलना है, आपको खुद का इंटरप्रिटेशन निकालना है और वो वेदाज को पढ़कर आएगा। पॉइंट क्लियर? इसीलिए इन्होंने बोला कि ये जितने भी चेंज आ रहे हैं उस चेंज के पीछे दूसरा एक और रीजन है। बाकी के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं जो हमें देखने को मिलता है बाद में डेवलप हुए हैं, जैसे पुराण, ये सब के सब क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। जो एक्चुअल रूट्स है, जो हमारे वेदा जो बातें कर रहे हैं उनके अपोजिट ये बातें करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहां पे चेंज आ रहे हैं। ना हमें प्रीस्टली क्लास को फॉलो करना है, ना हमें स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना है, उन सबको छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ वेदास की तरफ जाइए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके के पॉइंट्स वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं रिलीजन को लेके कि आपको क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। अब बात करते हैं सेकंड चेंज, दैट इज सोसाइटी। अब सोसाइटी में क्योंकि इन्होंने सारी चीजें वेदास को देखते हुए की हैं, तो वही बातें करेंगे जो वेदास की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए अब सोशल रिफॉर्म्स। अब इनको समझते हैं। सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी में उस टाइम में जो भी चेंजेस होने की बातें होंगी वो सारे के सारे ये बातें बोलेंगे, सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। तो देखो सोशल रिफॉर्म्स, सबसे पहली चीज तो ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट क्यों? देखो, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो भी हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है किसी भी तरीके का, जैसे विमेन को राइट नहीं है उसकी प्रॉपर्टी में, विमेन को एजुकेशन का राइट नहीं है, ये सारी की सारी कंडीशन किस वजह से आई है? क्योंकि मेल डोमिनेशन हो रहा है। और वो मेल डोमिनेशन क्यों हो रहा है? उसके पीछे रीजन है जितने भी ये फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन्स, ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है हमारी सोसाइटी में चेंज करने के लिए। अब लोगों ने पूछा भाई ये कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि देखो यहां पे जो भी एक तरीके से हमारी सोसाइटी हमारे ऊपर थोप रही है, ठीक है, हमारे ऊपर एक तरीके से जो दबाव डाला जा रहा है वो सब ये कर रहे हैं,
बाहर से लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सोसाइटी में इस तरीके की कंडीशन है, आप भी फॉलो कीजिए, आप भी यहाँ पे अपनाइए। तो वो सारे के सारे रूल्स हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, हमें उनसे बाहर निकलना है। उसके लिए ये विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम करना शुरू करेंगे, जहां पे चाइल्ड मैरिज को लेकर मुद्दा उठाएंगे कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। चाइल्ड मैरिज को लेकर इन्होंने बातें की। इन्होंने कहा कि मैरिज की जो एज है शादी की, वो एज 16 ईयर्स फॉर गर्ल्स और 25 ईयर्स फॉर बॉयज होनी चाहिए। ये एक मिनिमम एज है, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखो, यहां पर जाकर आपको शादी करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन इन्होंने विमेन्स को लेके इन्होंने बोला कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलने चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें वेदास में लिखी है कि वहां पे विमेन्स को प्रॉपर्टी का राइट था, तो हमें भी यहां पे प्रॉपर्टी राइट्स देने चाहिए ताकि विमेन्स की कंडीशन डेवलप हो। इन्होंने बात की विडो रीमैरिज को लेके, विडो रीमैरिज होना चाहिए, हमारे वेदास में भी है कि विडो रीमैरिज हो सकती है और करनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में एक तरीके से प्राउड तरीके से विमेन अपने आप को आगे चला सके। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसी बेस पे इन्होंने जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, इसको बोला कि ये बहुत ज्यादा गलत है। इसके बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के साथ में, वो बहुत ज्यादा गलत है, हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने वर्ण सिस्टम इसको फॉलो करने के लिए बोला। वर्ण सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, कास्ट सिस्टम नहीं, वर्ण सिस्टम। अब वर्ण सिस्टम क्या है, उसमें हम 4 चीजें देखते हैं। क्या क्या? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 होते हैं, ये वर्ण सिस्टम है। इन्होंने बोला कि वर्ण सिस्टम को हम फॉलो करते हैं क्योंकि वेदों में लिखा है, तो वहां पे होता था तो हम भी फॉलो करते हैं। अब लोगों ने कहा कि ये तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया ना, बोल नहीं, ये हम फॉलो करते हैं किसके बेस पे? काम के बेस पे, कर्म के बेस पे, कर्मा, ना कि बर्थ के बेस पे। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बोल दिया कि भाई जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक जूता बनाने वाला, उसका जो बच्चा होगा वो जूता बनाने वाला ही होगा, उसका काम ये नहीं है। अगर मान लो एक ब्राह्मण के घर में एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसका बच्चा अगर जूता बनाना चाह रहा है तो वो फिर ब्राह्मण नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि ये वर्ण सिस्टम होगा, उसका बर्थ कहां हो रहा है, नहीं, वो क्या काम करेगा वो मैटर करेगा। एक घर में हमें 4 तरीके के वर्ण देखने को मिलते हैं। अगर किसी ने पढ़ाई लिखाई की है तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में जाएगा। अगर किसी को वॉरियर, अगर हम बात करें कि वो वॉरियर बनना चाहता है, तो वो क्षत्रिय कैटेगरी में जाएगा। तो उसका वर्ण उसके काम पे डिपेंडेंट होगा, ना कि उसके बर्थ पे, कि वो कहां जन्म ले रहा है, वो किस तरीके की कंडीशन है, उस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक घर में हमें 4 के 4 वर्ण देखने को मिल सकते हैं। तो ये वर्ण सिस्टम को फॉलो करने की बात करते हैं, ना कि कास्ट सिस्टम को, कि जो कास्ट के बेस पे ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमें इसको हटाना है, ये सोसाइटी में बुरी बात है। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके के ये काम करना शुरू करेंगे, जिससे लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाएंगे। ऐसे ही हम अगर बात करते हैं इसी के बेसिस पे, वो एजुकेशन को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे। एजुकेशन, अब एजुकेशन में क्या उन्होंने बोला कि देखो, हम चाहते हैं, जैसे हमने पूरी तरीके से कहा कि वैदिक एज की चीजों को, जो हमारे पास में वेदास है जो कह रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप वैदिक एज में चले जाइए, नहीं, आप वैदिक एज में मत जाइए। वैदिक एज में आपको क्योंकि ग्रोथ करनी है, आपको अब चाहिए ग्रोथ, तो उसके लिए वैदिक एज के साथ आपको साइंटिफिक थॉट्स भी डेवलप करने होंगे।
आपको अगर यदि इंप्रूवमेंट मिल रहा है, अगर आपके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, तो आप उसका ब्लेंड बनिए, उसका मिक्सचर बनिए। आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए वैदिक प्लस साइंटिफिक दोनों की दोनों एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। मतलब हम बात करें वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न दोनों एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए। आप इंग्लिश भी पढ़िए, अगर आपको साइंटिफिक थॉट्स चाहिए आप इंग्लिश भी पढ़िए, लेकिन वेदास को मत भूलो। आपका जो बेसिक रूट है वो यहां से है। इसी बेस पर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी जैसे इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू करते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। एंग्लो मींस इंग्लिश, ठीक है। वैदिक मींस वैदिक, जो हमारा वेद जो डिस्कशन कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। इसी से हमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आगे चलते हुए निकलते हुए नजर आएंगे। इनके साथ में लोग जुड़ेंगे, इनके इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। यहां पे हमें लाला हंसराज देखने को मिलेंगे, आगे चल के हमें देखने को मिलेगा लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, ठीक है, और स्वामी श्रद्धानंद, ऐसे करके बहुत सारे लोग इनके साथ में जुड़ेंगे, इनकी बातों से इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये एजुकेशन को लेकर काम करना शुरू करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। इनकी 1883 में डेथ हो जाती है। तो फिर अब क्योंकि इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन चलाया एजुकेशन को लेकर, अब वहां पे मुद्दा उठेगा कि भाई अब इनको कौन चलाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं दो ग्रुप बनना शुरू हो जाएंगे, दो ग्रुप्स क्रिएट होंगे। एक लाला लाजपत राय होंगे, लाला लाजपत राय, दूसरे लाला हंसराज होंगे, ठीक है। ये बात बोलेंगे कि देखो हमारी सोसाइटी में हम चाहते हैं कि विमेन्स को भी, मतलब गर्ल्स को भी, बॉयज को भी, दोनों को एजुकेशन लेने का राइट है, दोनों एजुकेशन ले, और वो एजुकेशन भी हमें साइंटिफिक तरीके से देनी है। वैदिक प्लस साइंटिफिक दोनों एजुकेशन मिलनी चाहिए। लड़के और लड़कियों के दोनों के एक ही स्कूल में पढ़ने की आजादी है, वो वहां पे आए, वहां पे पढ़े, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोलना शुरू कर दिया। इनके अपोजिट में दूसरे एक और बंदे हैं जिनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद जी। श्रद्धानंद ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ बॉयज को ही एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको ही हमें एजुकेशन देनी है, और वो भी साइंटिफिक तरीके से नहीं, हमें वो एजुकेशन देनी है, वो देनी है गुरुकुल के तरीके से, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करेंगे। यहां पे हम बात करें तो ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, और ये बात करें साइंटिफिक थॉट्स की, तो इस तरह से हम देखेंगे कि डीएवी वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। एक ग्रुप होगा जो कहेगा हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन को फोकस करना है, एक ग्रुप होगा जो कहेगा हमें साइंटिफिक प्लस ट्रेडिशनल दोनों को ही फोकस करना है, मिक्सचर होना चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे ये ग्रुप आगे चल के बोला जाएगा कॉलेज ग्रुप, कॉलेज ग्रुप। ये ग्रुप आगे चल के बोला जाएगा महात्मा ग्रुप, महात्मा ग्रुप, ठीक है। इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। डीएवी ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत सारे लोगों का इनके साथ में जुड़ाव देखने को मिलेगा, जहां पे हमें, अगर हम बात करें भगत सिंह की फैमिली है, वो पूरी तरीके से एक, अगर हम बात करें तो आर्य समाजी है, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे रिफॉर्मर्स हमें यहां से निकलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास में सोशल रिफॉर्मर्स की बात हो रही है, क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स किए, किस तरीके से चेंज करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट समझ आ गया, पॉइंट समझ आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के रिफॉर्मर की, रिफॉर्म की, दैट इज नेशनलिज्म। कैसे वो डेवलप करेंगे, देखो अब उस चीज को समझिएगा। नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो वो बोलेंगे कि ये जितने भी चेंज हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, जितने भी चेंज, वो सब के सब आ रहे हैं बाहर से, ठीक है। देखो अब इस चीज को समझिएगा। नेशनलिज्म, इन्होंने बोला कि जो भी हमारे ऊपर जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है वो बाहर से आ रहा है,
हमारे ऊपर बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं। तो ये जो फॉरेनर्स है ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं, इनका रूल है हमारे पास पूरी तरीके से। हमारे ऊपर जो रूल है वो इन फॉरेनर्स का है, हमें इसको हटाना चाहिए। हमें इनके बेस पे नहीं, हमें अपने बेस पर चलना चाहिए। तो इन्होंने यहां से एक स्लोगन दिया जिसका नाम है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया केवल और केवल इंडियंस का है, किसी बाहरी पावर का नहीं है। बाहर से लोग आ रहे हैं, वो चीजों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा रूल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चला रहे हैं हमारी इंडिया सोसाइटी को। जबकि ऐसा नहीं है, हमारा है भारत। तो इसी के बेस पर हम देखते हैं कि जो स्वदेशी का जो एक तरीके से हम बात करें, स्वदेशी जो शुद्धि मोमेंट है वो सारे का सारा यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। इन्होंने पहली बार स्वराज के बारे में बोला कि हमारा खुद का राज होना चाहिए, हम खुद पे डिपेंडेंट होने चाहिए, दूसरे लोग हमें चलाएं, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसी से हम बात करते हैं कि आगे चल के जो स्वराज का जो टर्म आएगा वो पहली बार यहीं से आता है। इन्होंने अपनी खुद की भाषा को, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश की, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ में आया? तो इस तरीके से वो नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। इसी के बेस पर हम देखते हैं कि आगे चल के स्वामी सजानंद जी आते हैं। ठीक है, वो इनके बिहाफ पे हम बात करें तो वो स्पीच देंगे। आगे चल के हम वो बहुत सारे लोग हमें आर्य समाजी देखने को मिलते हैं। आगे चल के हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पे अच्छे से देखेंगे कि कैसे खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने स्पीच दी, लोगों के अंदर चेंज आया, इनकी आइडियोलॉजी को देकर चेंज आया। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर? इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, आर्य समाज के 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी रहे, वो आपको समझ आ गया। जो यहां पे अभी डिस्कशन किया, उन्होंने बोला रिलीजन को लेके, उन्होंने बोला सोसाइटी को लेके, वो सारे के सारे इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं। क्या चेंज करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारे के सारे इनके प्रिंसिपल्स ही हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? इनकी डेथ होती है 1883 में, लेकिन इनकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा। ये केशव चंद्र सेन से भी मिले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी मिले, ये अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी से भी मिले। तो इस पीरियड में जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स यहाँ पे आ रहे हैं उन सब से इनकी मुलाकात होती है। एक बहुत बड़ी इंपैक्ट ये भारत में छोड़कर जाते हैं और उसी का इंपैक्ट हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखने को मिलेगा, जहां से आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो ये है हमारे पास में स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज, उसके बारे में। आई होप आपको पूरी तरीके से ये पॉइंट समझ आ गए और ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।